नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सॉइल साइंस की और सॉइल साइंस में हमारे जो जितने भी हमने अभी तक जो टॉपिक किए हैं उनकी यदि हम बात करें तो बेसिक हमने जो रॉक्स है, मिनरल है, सॉइल के जो कंपोनेंट है, इसके अलावा सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रक्रियाएं हैं, उनके जो फैक्टर हैं, इन सब की हम बात कर चुके हैं। पहला टॉपिक हमारा डेफिनेशन और जो कंसेप्ट थे उनसे संबंधित था। अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, यानी कि सोइल में क्या होते हैं, कुछ भौतिक गुण भी होते हैं। भौतिक गुण का मतलब है एक तरह से जो जिनमें बंध बनना या मान लो कणों का निर्माण होना, कण, इसके अलावा स्ट्रक्चर या फिर कंसिस्टेंसी या प्लास्टिसिटी, ये कुछ भौतिक गुण है जो आपको देखने को मिलते हैं सोइल में। तो इन्हीं गुणों की बात करेंगे और इन्हीं से संबंधित जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी हम एक तरफ से बात करेंगे, आपके सिलेबस के अनुसार बात करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसमें हम दो टॉपिक कवर कर लेंगे एक साथ। एक तो हम मृदा जो कणाकार है यानी कि सोइल टेक्सचर है उसकी बात करेंगे, और एक मृदा संरचना यानी कि सोइल जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करेंगे। दोनों में अंतर समझेंगे, दोनों अलग क्यों है और दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, उन सभी की हम बात करेंगे। एक बार मेरे हिसाब से आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो एक बार मुझे बता सकते हैं कि वॉइस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है और क्या हो सकता है, सारी चीजें ठीक है। तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स की हम बात करने वाले हैं, इन्हीं की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोइल टेक्सचर क्या है, यानी कि मृदा कणाकार क्या है, उससे संबंधित चीजों का हम एक बार अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सोइल टेक्सचर की। किसकी बात कर रहे हैं? सोइल टेक्सचर की। आपके यदि मैं हिंदी में बात करूं तो इसको हम कहेंगे मृदा कणाकार। यदि आप गूगल पे इसको सर्च करोगे या कहीं पे आप देखोगे, मेनली गूगल पे ही देखोगे, तो सोइल टेक्सचर को और सोइल स्ट्रक्चर को दोनों को एक जैसा ही बताता है। दोनों में ही वो कहता है कि मृदा कणाकार ही है, टेक्सचर भी मृदा कणाकार ही है और संरचना को भी मृदा कणाकार ही बता देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में फर्क है, दोनों चीजें अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है इन्हीं की बात करेंगे और क्या क्या चीजें इसमें अलग अलग होती है इन सबको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मृदा कणाकार है क्या, क्या इसकी डेफिनेशन है और किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मृदा कणाकार क्या है। तो हम ये कहते हैं कि मिट्टी में उपस्थित जो कण है, मिट्टी में जितने भी उपस्थित कण है, पहले एक दो चीजें जान लो आप। मिट्टी में दो प्रकार के मुख्य रूप से कण होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के कण होते हैं। एक ऐसे कण है जो प्राथमिक कण कहलाते हैं। क्या होते हैं वो? प्राथमिक कण होते हैं, यानी कि ये सबसे छोटे और निम्नतम कण है जिनको हम आगे डिवाइड नहीं करते हैं। ये डिवाइड हुए पहले से ही हुए होते हैं, यानी कि इनमें मुख्य रूप से सैंड, सिल्ट और कले, तीन चीजें आती है, ठीक है। क्या क्या आता है? जो प्राथमिक कण होते हैं उनमें मुख्य रूप से सैंड आते हैं, सबसे बड़े कण होते हैं। इसके बाद में मध्यम कण सिल्ट होते हैं और सबसे छोटे वाले कण जिन्हें हिंदी में मृत्तिका बोलते हैं, क्ले, ठीक है। बालू, सिल्ट और मृत्तिका, इनको ऐसे हिंदी में बोलते हैं। यदि हम ये कहें कि ये प्राथमिक कण है तो फिर द्वितीय कण कौन से हैं? तो फिर द्वितीय कण कौन से हैं? अब देखो दोस्तों, जब ये कण आपस में जुड़ते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं तो छोटे छोटे ढेले नुमा संरचनाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छोटी छोटी ढेले नुमा या छोटे छोटे दाने बनाते हैं। उन्हें हम कहते हैं द्वितीय कण, ठीक है। ढेले या दाने बोल सकते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? उनको द्वितीय कण बोलेंगे। क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से, हम ये कहते हैं कि सैंड के कण आपको स्वतंत्र रूप से मिल सकते हैं। स्वतंत्र रूप का मतलब है अकेला सैंड का कण आपको दिखाई दे सकता है, यानी कि मोटी बालू होती है तो अकेली वो रख सकती है। लेकिन सिल्ट और कले के कण ऐसे कण हैं जो बिल्कुल ही बारीक होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं और छोटे होने के कारण ये स्वतंत्र नहीं रहते हैं, यानी कि अकेले नहीं रहते हैं। इनका एक समूह पाया जाता है,
इनका एक क्या होता है, ग्रुप होता है, और वो ग्रुप कभी कभी सेंड के साथ मिलकर, या मान लो सेंड और सिल्ट मिलकर, सेंड और कले मिलकर, सिल्ट और कले मिलकर, ये सब आपस में मिलकर छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक कण बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक कण बोलते हैं। और इन्हीं को आप कहोगे एग्रीगेट्स, इन्हीं को क्या कहोगे, एग्रीगेट्स। इंग्लिश में इन्हीं को बोलते हैं एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स एग्रीकल्चर की दृष्टि से, यानी कि हमारे कृषि के हिसाब से ये अच्छे माने जाते हैं, यानी कि ये जितने अच्छे होते हैं, प्राकृतिक एग्रीगेट्स भी होते हैं और कृत्रिम एग्रीगेट्स। जब हम टिलेज करते हैं, किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन करते हैं, प्लाविंग कर लिया, कल्टीवेशन कर दिया, तो ये क्या करते हैं, कृत्रिम तौर पर भी बन जाते हैं, वैसे भी बनते हैं। और प्राकृतिक तौर पे जब मान लो जड़ों से कुछ एसिड्स निकलते हैं, कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं, वो भी इनका निर्माण करते हैं, या चींटियों द्वारा इनका निर्माण हो जाता है। चींटियां छोटे छोटे दानों के रूप में बाहर निकालती है, अपने बिल से छोटे छोटे दाने बाहर निकालती है, वो भी द्वितीय कणों के रूप में ही जाने जाते हैं। तो ये किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी की सहायता से जुड़कर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्वितीय कण बोलते हैं, या इन्हीं को हम बोलते हैं एग्रीगेट्स। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो प्राथमिक कण है, मिट्टी में उपस्थित जो प्राथमिक कण है, उनका जो अनुपात है, इन कणों का जो अनुपात है, इसी को हम बोलते हैं टेक्सचर। इनका अनुपात ही क्या कहलाता है, टेक्सचर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मृदा में उपस्थित प्राकृतिक कणों का जो अनुपात है, उसी को हम सोइल टेक्सचर बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, मृदा में उपस्थित कणों के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, सोइल टेक्सचर बोलते हैं, या मृदा कणाकार बोलते हैं। अब अनुपात से क्या मतलब है, आप कहोगे सर अनुपात से क्या मतलब है, तो अनुपात से सीधा सीधा मेरा मतलब यह है कि कोई मिट्टी ऐसी है, कोई मिट्टी ऐसी है जिसमें सेंड के मान लो 50% कण है, यानी कि आधे कण किसके हैं, सेंड के हैं, आधे कण लगभग 30% कण किसके हैं, सिल्ट के हैं, और बच गए जो 20% कण किसके हैं, कले के हैं। तो तीनों का प्रोपोर्शन हो गया, तीनों के भाग हो गए, अनुपात हो गया। हमने कहा कि 5:2:3:2, यानी कि ये एक क्या हो गया, इन तीनों कणों का अनुपात हो गया। और इसी अनुपात को हम क्या बोलते हैं, इसी परसेंटेज को हम बोलते हैं जो सोइल टेक्सचर, इसी को मृदा कणाकार बोलते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। किसी प्रकार की इस परिभाषा में आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम कहेंगे सेंड, सिल्ट और क्ले, तीनों कणों का जो अनुपात है, इसी को मृदा कणाकार कहते हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं, मृदा कणाकार बोल रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों का जो अनुपात है, यही मिलकर किसका निर्माण करता है, मृदा कणाकार का निर्माण करता है। और इन तीनों के पोर्शन के आधार पर, इनके जो अनुपात है, इसी के आधार पर मृदा को अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सेंड सबसे ज्यादा दिख रही है, तो इस मिट्टी को हम सेंडी सोइल बोल देते हैं। जहां पर सेंड ज्यादा होती है, वहां पे सेंडी सोइल होती है। जहां पर तीनों का अनुपात लगभग बराबर होता है, उसे लोमी सोइल बोलते हैं। और जहां पर क्ले ज्यादा होता है, मृतिका कण ज्यादा होते हैं, उसे हम क्लेई सोइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लेई सोइल, या चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिकनी मिट्टी, जिसमें क्ले की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश नहीं है क्या, देखो फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश आपके यदि सिलेबस में जो नया सिलेबस है उस हिसाब से दी हुई है तो होगी, और यदि नहीं दी हुई है, जो 6th डीन कमेटी है उसके हिसाब से, यदि क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हटा दिया है, बहुत सारों को ऐड भी कर दिया है, नए सब्जेक्ट ऐड किए हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं उनको पीछे वाले सब्जेक्टों को हटा भी दिया है। तो देखते हैं, देखे है या नहीं है, ये आपको कंफर्म करके बता दिया जाएगा, कमलेश जी बता देंगे। बाकी ये अभी आप सोइल पढ़ रहे हो तो सोइल पे ध्यान दो, इंग्लिश है या नहीं है वो हम बाद में देख लेंगे, आपके जो वो है सिलेबस है उसके आधार पर देख लेंगे। मुझे भी कंफर्म पता नहीं है, क्योंकि इन चीजों का ध्यान कमलेश जी रखते हैं, तो वो आपको बता देंगे, आपको अवेयर कर देंगे। क्योंकि नई जो 6th डीन कमेटी है उस हिसाब से कुछ सब्जेक्ट्स को हटाया है, पहले होता था लेकिन आजकल का पता नहीं है भाई है या नहीं है नए हिसाब से। ठीक है, तो उसकी बात बाद में करेंगे। तो मेन आपको जो समझ में आने वाली चीज थी वो थी सोइल टेक्सचर, और सोइल टेक्सचर में आपको मेरे हिसाब से परिभाषा समझ में आ गई होगी। तीनों कणों का जो अनुपात है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना। अब जो मृदा के कण है उनका एक बार थोड़ा आकार देख लेते हैं, उनका वर्गीकरण देख लेते हैं। अलग अलग प्रकार के जो कण है उनको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। तो जो कण है इनका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। मृदा
कणों का वर्गीकरण। मुख्य रूप से हम है ना जब टेक्सचर पढ़ते हैं तो टेक्सचर में मुख्य रूप से हम मृदा कणों की ही बात करते हैं, मृदा कणों का जो वर्गीकरण है इसी की बात करते हैं। अब देखो वर्गीकरण के अलग अलग आधार होते हैं, उसमें ही एक इंपॉर्टेंट आधार है जिसको आपने पहले भी पढ़ा होगा। जो इंपॉर्टेंट आधार है उसकी यदि हम बात करें तो वो है हमारा IEEE। IEEE क्या होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस। क्या होता है ये? इंटरनेशनल IISS। IEEE तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इसमें हम ये कहेंगे वो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, IEEE ही होता है ये, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। इसके अनुसार जो कण है उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। किस प्रकार से बांटा गया है देख लेते हैं एक बार। जो सैंड के कण है उनको दो भागों में बांटा गया है, यानी कि जो मोटे मोटे सैंड यानी कि मोटी वाले जो सैंड और कण होते हैं वो, और छोटे वाले यानी फाइन। ठीक है, तो उन्हीं को कहेंगे हम कोर्सर। क्या कहेंगे? कोर्स सैंड बोलेंगे एक तो। दूसरा हम कहेंगे कि जो फाइन सैंड है यानी कि छोटी वाली सैंड के कण। ठीक है, छोटी वाली बालू। इसके बाद में आता है सिल्ट, और सिल्ट के बाद में आता है क्ले। तीनों कण होते हैं। अब देखो जो 2 mm से ऊपर वाले कण होते हैं ना, 2 mm से ऊपर वाले कण, इनको हम सोइल में, जो सोइल के कण है वो नहीं मानते हैं। इनको हम कंकर पत्थर मान सकते हैं या मोटे ग्रेवल्स बोल सकते हैं। ठीक है, इनको कंकर पत्थर या ग्रेवल्स बोल सकते हैं, लेकिन सोइल के कण इनको हम नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? सोइल के कण नहीं कहेंगे। ठीक है, तो 2 mm से ज्यादा वाले जितने भी कण हैं उनको तो हम हटा देंगे, वो तो सोइल में है नहीं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम, 2 mm से लेकर हम कहेंगे 0.2 mm तक होता है अपना क्या, कोर्सर सैंड यानी कि जो मोटी बालू है वो। फिर उसके बाद में जो आकार आता है 0.2 से लेकर 0.02 तक चलते हैं। ठीक है, फिर इसी को आगे बढ़ाकर हम कहते हैं आकार जो होता है 0.02 से लेकर 0.02 mm। ये आपने पहले भी देखा होगा सारी चीजें। और जो कले के कण होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, और सबसे छोटे हैं तो 0.02 mm से भी छोटे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। सीधा सीधा सिंपल सा वर्गीकरण है IEEE के अनुसार। जो इंस्टीट्यूट है कौन सा, जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस का जो इंस्टीट्यूट है उसके अनुसार इसको 4 भागों में बांटा जाता है, और चारों इस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में हम ये कहते हैं कि जो मृदा कणाकार है उसी के आधार पर सोइल को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। मृदा कणाकार के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। मृदा कणाकार के आधार पर, हम क्या कर रहे हैं? मृदा का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। एक हम कहते हैं कि क्या होती है उसमें, सैंडी सॉइल यानी कि सैंड ज्यादा होती है। जब सैंड की मात्रा ज्यादा होती है तब हम कहते हैं वो सैंडी सॉइल है। जब लोम की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको, लोम का मतलब तीनों ही कण, लोमी सॉइल। और जब क्ले की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको हम क्लेई सॉइल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेई सॉइल बोल देते हैं। अब यहां पर हम ये कहेंगे कि यहां पर आपको सैंड की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? सैंड की मात्रा ज्यादा, और वो भी कितनी, लगभग 40% से ज्यादा आपको क्या देखने को मिले, सैंड की मात्रा देखने को मिले, तब हम कहेंगे कि वो सॉइल कौन सी होती है? सैंडी होती है। इसके अलावा इसमें आपको लगभग तीनों की मात्रा, हमेशा ये नहीं कह सकते कि फिक्स बराबर है यानी कि फिक्स ही होती है, लेकिन लगभग जो है मात्रा बराबर देखने को मिलती है। हम कहते हैं कि तीनों का पोर्शन, जो सैंड सिल्ट है, सैंड सिल्ट और क्ले, ये क्या होती है? तीनों लगभग बराबर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिक्स ही बराबर होती है, कुछ मात्रा में ऊपर नीचे भी हो सकती है। आगे हम बात करें जो क्ले है, क्ले में आपको सबसे ज्यादा किसकी मात्रा देखने को मिलेगी? क्ले की मात्रा देखने को मिलेगी। और क्ले जो हम बात करें तो 50% से ऊपर
या 60% से ऊपर भी क्या हो सकता है, क्ले हो सकता है। उसकी मात्रा आपको किस में देखने को मिलती है, इस मिट्टी में। ठीक है, अब मिट्टी के आधार पर कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं इन मिट्टियों में, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। जो सैंडी सॉइल होती है, इस सॉइल में पानी की को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ फसलों को अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दो कण है, जो आपको मोटे मोटे कण देखने को मिलती है, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस ज्यादा होता है। स्पेस ज्यादा होने की वजह से जल्दी से पानी है ना डाउन मूवमेंट होता है पानी का, और जल्दी से गहराई में चला जाता है, जड़ों के पास कम ठहर पाता है। ठीक है, इसके विपरीत आपको क्लेई मिट्टी में क्या होता है, कण छोटे छोटे होते हैं। छोटे कण होने की वजह से पानी को अच्छे से सरफेस एरिया मिलता है। पानी को क्या मिलता है, ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है, और वो जो कण है उनके चिपके रहता है, जिससे अधिक टाइम तक क्या रहता है, होल्ड रहता है। अब इसके कारण यहाँ पर जो सोइल है उसमें पानी बहुत कम मात्रा में क्या होता है, परकोलेट होता है, यानी कि गहराई में जा पाता है, जिसकी वजह से पौधों को अधिक मात्रा में पानी प्राप्त होता है। और यहाँ पर पौधों को यदि हम सिंचाई करेंगे तो कुछ दिनों बाद में ही मिट्टी वापस से सूख जाती है और दोबारा से सिंचाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर पानी की अधिक जरूरत पड़ती है, यहाँ पर पानी की कम जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत यह है कि जब बरसात अधिक हो जाती है तो पानी को बाहर निकालना पड़ता है खेत से, यानी कि ड्रेनेज की समस्या पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, पानी इकट्ठा होने की वजह से फसलों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ड्रेनेज करना पड़ता है, पानी को खेत से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर वो समस्या बिल्कुल ही नहीं है, कितनी बरसात हो जाओ पानी जो मिट्टी में चला जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ नुकसान और कुछ फायदे हैं, और यहाँ पर भी कुछ नुकसान और कुछ फायदे हैं। लेकिन ये मिट्टी कहते हैं कि ये किसके लिए, जो अपनी एग्रीकल्चर है, फसलें हैं, कल्टीवेशन है, उसके लिए सुटेबल होती है, यानी कि फसलों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। जब हम फसलों का उत्पादन करेंगे के लिए सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, सर्वोत्तम का मतलब क्या है, सबसे उत्तम, यानी कि सबसे बेस्ट कौन सी है, लोमी सोइल है। क्योंकि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे पानी होल्ड नहीं हो पाता है, न्यूट्रिएंट कम रहते हैं, जिसकी वजह से पानी जल्दी से नीचे चला जाता है। सैंडी सोइल में क्या होता है, वो क्ले सोइल में क्या होता है, इसमें अधिक मात्रा में पानी होल्ड रहता है। जब बरसात अधिक हो जाती है तो ड्रेनेज करना पड़ता है, कई प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें आपको किस में देखने को मिलती है, इन दोनों प्रकार की मिट्टियों में देखने को मिलती है। अब इसके अलावा और कुछ गुण अवगुण है जो अलग अलग मिट्टियों में है, उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यही है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा सैंडी सॉइल में एक गुण ये भी होता है कि इसको हम लाइट टेक्सचर सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट टेक्सचर सॉइल। ऐसा क्यों बोलते हैं भाई, दो चीजें होती है, एक हम कहते हैं लाइट टेक्सचर सॉइल, लाइट टेक्सचर, और दूसरी होती है हेवी टेक्सचर। लाइट का मतलब होता है हल्का, हेवी टेक्सचर, लाइट का मतलब होता है हल्का, और जो हेवी है उसका अर्थ होता है भारी। क्या होता है, भारी। अब देखो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मिट्टी में क्या होता है, जो लाइट टेक्सचर वाली मिट्टी होती है उसमें कभी भी हम हल जोतते हैं या किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया करते हैं, क्रिया का मतलब है जैसे मान लो हमने प्लाऊ निकाला या जो कल्टीवेशन है वो किया, इसके अलावा हम और भी जितनी भी प्रक्रियाएं करते हैं, हेरो निकाल दिया या मान लो हमने हल चला दिया, ये सभी प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं उसमें यदि ट्रैक्टर को कम जो है जोर लगाना पड़ता है या मान लो कम पावर की जरूरत पड़ती है, तब उस मिट्टी को हम बोलते हैं लाइट टेक्सचर मिट्टी। और इसमें आती है आपकी सैंडी सॉइल, इसमें क्या आती है, सैंडी सॉइल आती है। ठीक है, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं जब ट्रैक्टर को अधिक जोर की जरूरत पड़ती है, यानी कि अधिक हॉर्स पावर की आवश्यकता होती है, पावर अधिक लगानी पड़ती है, उस टाइम पे हम कहते हैं हेवी टेक्सचर सॉइल है। और ये आपकी होती है क्ले सॉइल। कौन सी, क्ले सॉइल आपकी इस प्रकार की सॉइल होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, कण छोटे होने के कारण अधिक चिपकते हैं, और चिपकने के नेचर के कारण इनको अलग करना काफी मुश्किल होता है। यहाँ पर आपको कण चिपके हुए नजर नहीं आएंगे, कम चिपकेंगे, इसलिए जो है इसको हम लाइट टेक्सचर सॉइल बोलते हैं, इसको हम हेवी टेक्सचर सॉइल भी बोलते हैं। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो तो फिर
अब बात करते हैं हम इनसे संबंधित कुछ और चीजें हैं जिनको हम देख लेते हैं। अपना जो टॉपिक था वो था सोइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीजें रह जाएगी जिनकी हम चर्चा करेंगे? सोइल टेक्सचर जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इसके अलावा सोइल स्ट्रक्चर, डेंसिटी क्या होती है, प्रॉपर्टीज, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, सोइल कलर क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होती है और प्लास्टिसिटी क्या होती है, इन सभी की हम आगे चल के चर्चा करेंगे। ठीक है। मृदा के भौतिक गुणों की बात करें तो भौतिक गुणों में ये वही चीजें बता रखा है कि अलग अलग जो भौतिक गुण है उनमें अलग अलग पौधों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ भौतिक गुण होते हैं जिनका पौधों पर नेगेटिव इफेक्ट होता है और कुछ होते हैं जो पौधों के लिए लाभदायक होते हैं, सही होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। यहां से अपना मुख्य जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। देखो, मृदा वर्गीकरण, सोइल सेपरेट्स। सोइल सेपरेट्स का मतलब है सोइल में पाए जाने वाले जो कण है इन्हीं कणों को कहते हैं सोइल सेपरेट्स। यानी कि जो मृदा के कण है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सोइल सेपरेट्स बोलते हैं। और इन्हीं सेपरेट्स को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। इन्हीं सेपरेट्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे कंकड़ हो गए, जो 2 mm से ऊपर वाले कण होते हैं वो कंकड़ होते हैं। बालू होते हैं, सैंड, सिल्ट जो होती है उसको हम सिल्ट कहते हैं। क्ले, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मुख्य रूप से मृत्तिका भी बोल सकते हैं या क्ले। मृदा वर्गों को आकार व सीमाओं में बांटने की सबसे अधिक प्रचलित प्रणालियां 2 है। 2 प्रकार से हम मृदा कणों को क्या करते हैं, बांटते हैं। अब 2 प्रकार में, एक तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस जिसकी हमने बात की थी अभी, और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के अनुसार भी बांटते हैं। सबसे पहले यदि हम अपने वाले इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। क्या है, एक तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा इजी है, आसानी से याद होने वाला है। तो हम कहते हैं कि जब क्ले के कणों की बात करें तो 0.2 mm से छोटे वाले, सिल्ट के 0.02 mm से लेकर 0.02 mm तक, महीन बालू की बात करें तो 0.02 mm से लेकर 0.2 mm तक, और मोटी बालू की बात करें, यदि कोर्सर जो सेंड है उसकी बात करें तो 0.2 से लेकर 2 mm तक क्या होते हैं, mm में है, ये मिलीमीटर में है। तो mm इसका क्या होता है, जो इकाई है वो है, और ये चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको जो दूसरी चीज है जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है, ये अमेरिका के अनुसार है। ठीक है, किसके अनुसार है, अमेरिकन जो सोसाइटी है उसके अनुसार है। अब देखो यहाँ पर कले के कण तो आपको सेम वैसे के वैसे ही मिलेंगे, और याद करने का क्या तरीका है वो भी देख लो। कले के कण आपको चाहे कितने भी प्रकार के क्लासिफिकेशन आप पढ़ लो, चाहे आप ये पढ़ो, चाहे एक ब्रिटिश जो वो होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है उसके अनुसार भी, यानी कि उसके अनुसार भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो वो देख लो, चाहे ये सोसाइटी वाला देख लो, चाहे इंटरनेशनल सोसाइटी वाला देख लो, सभी में आपको क्ले के कण हमेशा 0.2 mm से नीचे ही देखने को मिलेंगे। तो इनका तो फिक्स है कि सभी में क्या होंगे, ये सेम होंगे। सिल्ट की बात करें तो सिल्ट यहाँ चेंज हो जाती है। देखो यहाँ पर बालू को है ना 5 भागों में बांट दिया है। बालू को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। वहां पर हम बालू को 2 ही भागों में पढ़ रहे थे, एक पढ़ रहे थे कि मोटी बालू, एक कह रहे थे महीन बालू। अब यहाँ पर है ना, देखो बहुत मोटी, यानी कि काफी ज्यादा मोटी है, जो मोटी है उससे भी ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा मोटी, मध्यम बालू, महीन बालू और बहुत ही महीन बालू। ठीक है, अब सेंड को देखो आधा आधा करते जाना है। 2 से तो हम वहां भी स्टार्ट कर रहे थे, 2 mm से स्टार्ट कर रहे थे, तो 2 mm से आधा कर देंगे, 2 mm से 1 mm। अब 1 mm का आधा कर देंगे 1 से लेकर 0.5 mm, फिर 0.5 का भी आधा कर देंगे 0.5 से लेकर 0.25 mm, 25 mm का भी आधा। वैसे 25 mm का आधा यदि हम बात करें तो 0.12 होना चाहिए, लेकिन इसको आपको सही ढंग से याद करने के लिए 0.10 ही करना है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको थोड़ा सा आप रट लेना, क्योंकि जब हम 25 का आधा करते हैं तो 12.5 होता है। तो 12.5 से आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और 10 तक चलना है। ठीक है, फिर यहाँ 0.10 से लेकर 0.05 तक, और 0.05 से लेकर 0.002 mm तक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारी चीजें याद करनी है, आधा 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 करते करते जाना है, और लास्ट में चल के आपको सिल्ट का और क्ले का फिर अलग से याद रखना है। ऐसे आपको आराम से ये याद हो जाएगा, और उस नीचे वाले में तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको सिर्फ पॉइंट बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर ये इसको इधर लेकर आ गए, फिर और 0.0 यानी कि 1 पॉइंट और आगे किसका दिया, फिर 1 पॉइंट आगे, फिर 1 पॉइंट आगे। इस प्रकार से एक एक पॉइंट हम आगे क्या करते जाएंगे, किसकाते जाएंगे, उस हिसाब से ये क्लासिफिकेशन हो जाता है। ठीक है,
इसके बाद में हम मृदा कणाकार के यहाँ पर परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है, परिभाषा में हम ये कहते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो कण है उनका एक क्या होता है, उन्हीं कणों का अपेक्षित अनुपात ही मृदा कणाकार कहलाता है। इस शब्द पे जोर देना, अपेक्षित अनुपात ही क्या कहलाता है, मृदा कणाकार। तो मृदा कण अलग चीज है और मृदा कणाकार अलग चीज है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मृदा कण क्या है, मृदा पार्टिकल्स, यानी कि मुख्य रूप से वह जो कण जो मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं उनको हम प्राथमिक कण बोलते हैं, या जो जुड़े हुए रहते हैं उनको हम सेकेंडरी कण बोलते हैं। और इन कणों का जो समूह पाया जाता है, इन कणों का जो अपेक्षित अनुपात होता है, उस अनुपात को ही हम मृदा कणाकार कहते हैं। ठीक है, तो कणों के रूप में हमें सैंड, सिल्ट और कले, ये ध्यान रखना है, ये कण है। ठीक है, और इनसे मिलकर बना हुआ जो प्रपोर्शन है, इनसे मिलकर बना हुआ जो मिट्टी का भाग है, उसको हम क्या कहते हैं, मृदा कणाकार कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। विभिन्न प्रकार के मृदा वर्गों के कणों, मृदा वर्गों के कणों का मतलब मृदा कणों के अनुपात, अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। तो ये चीज समझने वाली है, क्योंकि क्या होता है जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं ना, कौन सी, मृदा वर्ग के कणों। अब ये मृदा वर्ग के कणों का मतलब सीधा सा अर्थ है मृदा के कणों का अनुपात। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तब ऐसी चीजें आ जाती है तो कंफ्यूज करती है। बाकी आप सीधा सीधा ध्यान रखना, मृदा कणों का अनुपात ही क्या कहलाता है, मृदा कणाकार कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब मृदा कणाकार का क्या महत्व है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। मृदा कणाकार का क्या महत्व है, तो हल्की जो मृदा होती है अपनी, हल्की मृदा का मतलब जो लाइट, अभी बताया था लाइट मृदा कौन सी होती है, लाइट सॉइल टेक्सचर कौन सा होता है, जो क्या होता है, चिपकने वाला, जिसमें कले के कण ज्यादा होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मुख्य रूप से चिपकते हैं। अब चिपकी हुई जो मिट्टी है, इसमें यदि अधिक नमी होती है तो भी ये साधन जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो इम्प्लीमेंट्स है, हमारे जो इक्विपमेंट्स है जिनका हम काम में लेते हैं, जिनको, उन पे क्या हो जाते हैं, ये चिपक जाते हैं, जिसके वजह से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं वो ठीक से। और जब ये सूख जाते हैं तो अधिक हार्ड होने की वजह से उनमें सही से जो प्लाऊ है या हल है वो सही से गहराई तक जा नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिलती है। तो हल्की मृदा जो होती है, लाइट टेक्सचर सॉइल, दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती है, किंतु यदि इसका कणाकार दूसरे प्रकार की मिट्टियां मिलाकर सुधार दिया जाए तो मृदा कृषि योग्य हो जाती है। मुख्य रूप से जो लाइट टेक्सचर सॉइल है ये सही नहीं है, लेकिन यदि इसमें कुछ मिक्सर कर दिया जाए तो वो ठीक मान सकते हैं। फिर मृदा स्ट्रक्चर उत्तम होने पर उसमें रंध्रों की संख्या अधिक होती है, जिसमें मृदा में नमी भी अधिक मात्रा में विद्यमान रहती है तथा वायु संचार भी उचित मात्रा में बना रहता है, जिससे मृदा में रंध्र, देखो ये रंध्र क्या चीज है इसको भी समझ लो एक बार। रंध्र का सीधा सा मतलब ये है मृदा में उपस्थित जो स्पेस है, क्योंकि मैंने जब आपको कंपोनेंट पढ़ाए थे सोइल के, उसमें दो चीजें बताई थी कि एक तो होता है पोर स्पेस यानी कि रंध्र अवकाश, रंध्र अवकाश, ठीक है, और दूसरी चीज मैंने बताई थी आपको ठोस भाग यानी कि सॉलिड स्पेस, ठोस भाग। ठोस भाग में मैंने कहा था कि इसमें आपको मिनरल, मुख्य रूप से जो खनिज पदार्थ है वो, और कार्बनिक पदार्थ ये देखने को मिलते हैं। तो इस चीज को तो हटा दो आप। इसमें देखो मृदा कणाकार में दो चीजें होती है, एक तो होता है पानी और एक होता है अपना जो वायु है, एयर है, वो होता है। तो ये दोनों चीजें 50-50% में पाई जाती है, और ये जगह होती है, ये दानों के बीच में उपस्थित क्या होती है, एक तरह की जगह होती है जिसमें पानी और हवा दोनों रहते हैं। तो जब मृदा, जो ऐसी मृदा जिसमें ये दोनों चीजें सही मात्रा में उपस्थित हो, यानी कि जो स्पेस है उसमें आधा पानी और आधी एयर हो, तब जाके जो है वो अपनी फसल के लिए सही मानी जाती है। क्योंकि फसल को ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, जड़ों को ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है और पानी की भी जरूरत होती है। तो आधी आधी मात्रा में दोनों चीजें उपलब्ध होंगी तो सही ग्रोथ होगी। लेकिन जब मान लो अधिक पानी भर जाएगा तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और यदि अधिक सूखा रहेगा, यदि नमी कम रहेगी तो फिर पानी नहीं मिलेगा। तो दोनों ही प्रकार से चीजों का ध्यान रखना है। और कैसी होनी चाहिए मिट्टी, जिसमें रंध्रावकाश क्या हो, जिसमें रंध्रावकाश आधी मात्रा में किससे मिला हुआ हो, आधी मात्रा में पानी भी उपस्थित हो और आधी मात्रा में उसमें नमी भी उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, फिर है मृदा कणाकार भूमि के मूल्य का प्रतीक होता है, और भूमि समता का वर्गीकरण मृदा प्रबंधन की मृदा कणाकार से निर्धारित करते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, मृदा में जो मैनेजमेंट प्रक्रियाएं हैं, जितना भी हम मैनेजमेंट करते हैं वो मृदा कणाकार के आधार पर ही करते हैं। ठीक है, खराब कणाकार होने पर मृदा सूर्य की गर्मी को भलीभांति अवशोषित नहीं कर पाता है, किंतु उचित कणाकार की मृदा सूर्य की
की गर्मी को आवश्यकता अनुसार सोखते हैं, ठीक है, जिसलिए पादप की वृद्धि भी होती है। अच्छी जो मृदा कणाकार होती है वो अलग अलग बैक्टीरिया के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है, जो कि पौधों के लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है। जो अच्छी उचित मात्रा में जो टेक्सचर होता है वो जुताई और गुड़ाई करने वाले जो यंत्र है उनमें भी सुगमता के साथ चलता है। हम कह रहे थे भाई लाइट टेक्सचर जो होता है वो ठीक होता है, ठीक है, और जो हेवी टेक्सचर है वो क्या करता है, वो चीजों को रोक देता है। अब ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा मृदा संरचना, ठीक है। तो मृदा संरचना को हम अलग से, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें अलग से कवर करेंगे, क्योंकि ये जो अपनी कणाकार था उसमें ही हमारा जो जितना भी अभी एक हमारा एक तरह सा आधा घंटे की क्लास हो गई, तो यदि हम चाहे तो इसको आज भी कवर कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसको हम कल भी क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो एक बार बता दो, यदि आप और पढ़ना चाहो तो मृदा स्ट्रक्चर को भी हम पढ़ लेते हैं, और बाकी जो क्लास नेक्स्ट में लेना चाहे तो उसमें भी ले सकते हैं। बता दो एक बार, चीजें समझ में आ रही है ना सारी? मृदा कणाकार में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये मृदा संरचना होती है, इसकी भी हम बात कर ही लेते हैं, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, बाकी हम जो क्लासिफिकेशन है वो कल देख लेंगे। तो दो चीजें होती है, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, इसको एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से। दो चीजें होती है, एक तो मैंने कहा आपको सोइल टेक्सचर की बात की हमने, किसकी बात की, सोइल टेक्सचर की बात की, और दूसरा हमने बात की सोइल स्ट्रक्चर की। किसकी बात की, सोइल स्ट्रक्चर की। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, एक बारीक सा अंतर है जो हमें समझना है सोइल स्ट्रक्चर में और सोइल टेक्सचर में। इसमें मैंने बताया जो कणों का है, जो कण होते हैं, प्राथमिक कण होते हैं, उनका अपेक्षित अनुपात क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, जो यहां पर हम ये लिखेंगे कि मुख्य रूप से यहां पर कणों का अपेक्षित अनुपात की बात करें, अनुपात का मतलब सैंड के कण कितने हैं, सिल्ट के कण कितने हैं, और क्ले के कण कितने हैं, इन तीनों का पोर्शन, इन तीनों का हम जो अनुपात लेते हैं वो लेते हैं। यहां पर हम ये कहते हैं स्ट्रक्चर में कि इनका हम अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था, इनकी जो व्यवस्था है, कणों की जो व्यवस्था है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोइल स्ट्रक्चर। तो कणों की व्यवस्था, अब देखो व्यवस्था का मतलब क्या है, व्यवस्था का मतलब है अरेंजमेंट, अरेंज होना, चीजों का क्या हो जाना, अरेंज। जैसे हम एक संरचना पढ़ते हैं प्लेटी संरचना, क्या पढ़ते हैं, प्लेटी संरचना, उसमें हम ये कहते हैं कि कण क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली जमा हो जाते हैं और ऐसे एक प्लेट नुमा संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लेट नुमा संरचना बनाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेटी संरचना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कण क्या हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टली जमा हो रहे हैं, यानी कि जो अपना हम कहते हैं कि क्षैतिज रूप में जमा होकर क्या कर लेते हैं, वो एक प्लेट नुमा संरचना बनाते हैं, जिसको हम प्लेटी संरचना कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अरेंजमेंट है, ये जमाव है, उनकी व्यवस्था है, ठीक है। यहां पर हम ये कहते हैं कि मान लो सैंड के कण 50% थे, सिल्ट के कण 30% थे, और 20% उसमें क्या थी, 20% उसमें हम कह रहे हैं कि क्ले के कण थे। इन तीनों को मिलाकर हमने मिट्टी बोल दी सैंडी सॉइल। कौन सी बोली, सैंडी सॉइल। तो ये एक कणाकार को बताने वाला अपेक्षित घनत्व है, यानी कि घनत्व को बताने वाली चीजें हैं। यहां पर हम बता रहे हैं उसकी व्यवस्था को, जो कण है उनके जमाव को बता रहे हैं कि कण किस प्रकार से व्यवस्थित हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चीजों में अलग अलग अंतर है, दोनों चीजें अलग अलग होती है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर के जो आगे की जितने भाई कितने प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार से सोइल जो स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए काम की है, ये सब चीजें हम और अच्छे से कवर करेंगे। आपकी जो पीडीएफ थी उसमें ये तीनों चीजें नहीं थी, आप एक बार अच्छे से इसको क्या कर लेना, कवर कर लेना। कौन कौन सी चीजें नहीं थी, देखो यहां ध्यान रखना। हाँ, ये मृदा कणाकार के आधार पर मिट्टी के प्रकार नहीं थे, वैसे 10-12 मिट्टी के प्रकार होते हैं, लगभग 9 प्रकार होते हैं, ठीक है।
इंपॉर्टेंट 9 प्रकार होते हैं। इसमें भी हम ये पढ़ते हैं कि सैंडी लोमी सॉइल, सैंडी क्लेई सॉइल, ठीक है, अलग अलग प्रकार होते हैं। लेकिन आपको ये 3 मुख्य जो प्रकार है वो ध्यान रखने हैं मृदा कणाकार के आधार पर। क्या क्या प्रकार है? एक सैंडी सॉइल होती है जिसमें 40% से ज्यादा क्या होती है? सैंड होती है। लोमी सॉइल के लिए हम ये कहते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों का अनुपात क्या होता है? समान होता है, लगभग समान रूप से होते हैं। और फसलों के लिए यह सर्वोत्तम मानी जाती है। फसलों के लिए सर्वोत्तम क्यों होती है? इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला तो हम ये कहते हैं कि इस मिट्टी में एरेशन यानी कि जो हवा की जो गति है, जो जड़ों के लिए हवा आवश्यक है उतनी आवश्यक हवा मिल जाती है, ठीक है। दूसरी बात, इस मिट्टी में आपको जो टेक्सचर देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? लाइट टेक्सचर, यानी कि इसमें किसी प्रकार का जो व्यवधान है, मान लो हल निकालने में, वो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा इस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ठीक होती है, ना ये ज्यादा पानी को होल्ड करती है ना पानी को कम होल्ड करती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये मिट्टी किसके लिए? फसलों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, ठीक है। फिर लास्ट में बचती है क्ले सॉइल। इसमें हम कहते हैं क्ले की मात्रा ज्यादा होती है और क्ले की मात्रा 50% से ज्यादा देखने को मिलती है, तब हम ये कहते हैं कि ये मिट्टी कौन सी है? क्लेई मिट्टी है, ठीक है। तो तीनों में आप ये डेफिनेशन लिखना और इनका ध्यान रखना, क्योंकि पीडीएफ में नहीं दे रखा है। फिर भी मान लो यदि आपके सेमेस्टर में क्वेश्चन आता है कि मृदा कणाकार के आधार पर मृदा के प्रकार लिखिए या मृदा कणाकार को समझाकर मृदा के प्रकार लिखिए, तो उस हिसाब से आप पहले मृदा कणाकार की डेफिनेशन लिखोगे और फिर ये तीनों चीजों ये आप अलग से उतार लेना, अपने नोट्सों में इनको शामिल करना, क्योंकि पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है। क्योंकि सारी चीजें हम पीडीएफ से पढ़ते हैं तो फिर आदत हो जाती है भाई पीडीएफ निकालो, लेकिन ये अलग से चीजें बताई गई है, इसलिए आप इन तीनों को भी अलग से लिखना, ठीक है। यदि इनमें प्रॉब्लम्स पूछे आपको कि सैंडी सॉइल में क्या दिक्कत है, क्यों फसल नहीं हो पाती है, तो हम कहते हैं कि इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, यानी कि पानी को धारण करने की जो क्षमता है मिट्टी की वो कम होती है, इसलिए मिट्टी जल्दी से सूख जाती है, तो बार बार जो है सिंचाई करनी पड़ती है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर पानी अधिक देर तक होल्ड रहता है, जिसकी वजह से ड्रेनेज की समस्या यानी कि पानी के निकास की समस्या आती है। पानी बाहर नहीं निकलता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से कई प्रकार के रोग और जड़ों को ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं मिल पाती है। तो ये चीजें आपको इन दोनों की प्रॉब्लम्स में, इनमें प्रॉब्लम्स क्या है वो लिख सकते हो, इसके फायदे क्या है, वो 3 फायदे जो मैंने पहले बताए हैं वो भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो कणाकार वाला चैप्टर है ये आपको अच्छे से समझना है और इसमें अच्छे से आपको, क्योंकि मृदा स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ में जो मृदा कणाकार है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों को आप अच्छे से याद करना और सेमेस्टर की तैयारी करना, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो सॉइल स्ट्रक्चर वाला हमारा टॉपिक है उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।